एग्ज़ाम से सर्विस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सर एक सवाल ये भी था कि कुछ स्टूडेंट जो नए यूपीएससी में आना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर कुछ इंटरव्यू देख लेते हैं कि किसी में कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं 16 घंटे पढ़ाई किया, कोई कह रहा है 18 घंटे पढ़ाई किया, फिर भी उसका अटेंड नहीं निकला, लेकिन कोई कह रहा है कि मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई किया, उसमें फिर वो पास हो गया। तो इस बारे इस सिलसिले में जो स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन है सर, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, आपने किए हैं, आप भी थी यहाँ पर, तो आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? टाइमिंग का क्या मसला? बताएंगे हम। हो क्या रहा है कि मैं कहूँगा सबसे बच्चों से कहूँगा, पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चे को कहिए कि यूपीएससी का पौधा लगाइए। क्या लगाइए? और जिस दिन आपने पढ़ाई कर ली, जिस दिन आपने रिवीजन कर लिया, जिस दिन आपने कुछ पेजेस लिख लिया, उसी के बाद उसमें पानी डाली, तो वो पौधा आपका यूपीएससी की आपको रोज़ क्या करेगा? गवाही देगा। अगर वो सूखने लगा यानी कि काफ़ी दिन से आपने पढ़ाई नहीं की है। तो इस तरीके से ये कुछ कर सकते हैं आप। जैसे कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी देने के लिए हमने कितना काबिल, कितनी क्वालिफ़िकेशन लगती है हमें, और इसके एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं यूपीएससी के, और साथ ही यूपीएससी पास होने के बाद हम किस पोस्ट पर जाते हैं, किस तरह होता है, आप ये तफसीलात से हमारे नाज़रीन को बताइए। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया और मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान। जैसा कि आपको पता है कि हम एक ख़ास मुलाकात की इंटरव्यू सीरीज़ लेते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ महकमे मजाज से आने वाली शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं शाही मस्जिद के बाजू में जो बैतुल यतीम चलता है, यहाँ पर एक हमारे शहर के जाने माने और एक नौजवान सा यूपीएससी के स्टूडेंट जिसे कहा जाएगा, साथ ही साथ ये यूपीएससी के स्टूडेंट होने के साथ ही साथ सर बच्चों को कोचिंग भी देते हैं यूपीएससी की। और आज हमारा जो ख़ास टॉपिक है यूपीएससी, तो इस बारे में हम सर से एक ख़ास मुलाकात करेंगे और यूपीएससी के A to Z जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी, हर पेरेंट्स को जानना चाहिए, हर स्टूडेंट को जानना चाहिए कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी में पास होने के बाद हम किस पोस्ट पर जाते हैं, हमें किस तरह की नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी लगती है, और उसके अंदर जितनी भी मालूमात है आज हम बात करेंगे। हमारे शहर के जाने माने एक नौजवान जिन्होंने कि कम उम्र में एक आला मुकाम इख्तियार कर लिया है, बहुत बुलंदी पर पहुंच गए हैं, जो खुद एक यूपीएससी के स्टूडेंट होने के साथ साथ बच्चों को कोचिंग भी देते हैं, सैयद रमीज़ अली। चलिए बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सैयद रमीज़ अली सर से। सर आपका तामीर मीडिया में खैर मक़दम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं देख रहा हूँ कि आप जिस तरह से मेहनत करते हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि आपका ज़्यादा वक्त लूँ इस बारे में। यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी सवाल है, जैसे कि यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी देने के लिए हमने कितना काबिल, कितनी क्वालिफ़िकेशन लगती है हमें, और इसके एग्ज़ाम किस तरीके से होते हैं यूपीएससी के, और साथ ही यूपीएससी पास होने के बाद हम किस पोस्ट पर जाते हैं, किस तरह होता है, आप ये तफसीलात से हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं बेसिकली आपको यूपीएससी के बारे में चीज़ें बता देता हूँ। यूपीएससी एग्ज़ाम जो है, यूपीएससी एक बॉडी है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं। जैसे एसएससी बोर्ड होता है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और आपको रिजल्ट्स देता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, या फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके देती है। यूपीएससी में कई इम्तिहानात होते हैं, अलग अलग किस्म के इम्तिहानात होते हैं। उसमें से एक सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है जिसको हम आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम कहते हैं। इसके अलावा यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम लेती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम लेती है। यूपीएससी और दूसरे भी कई एग्ज़ाम्स लेती है, लेकिन आम तौर से जो ज़ुबान ज़द हो चुका वो ये हो चुका कि यूपीएससी कलेक्टर का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें दो साइंटिस्ट के एग्ज़ाम लेती है और दूसरे भी एग्ज़ाम है। सिविल सर्विसेज अलबत्ता जो है वो एग्ज़ाम है एक जिसमें 24 पोस्ट हैं, 24 पोस्ट है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएएस होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस होता है इंडियन पुलिस सर्विस। इसी तरीके से आपका आईआरएस होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को आता है, वो ये ऑफिसर्स होते हैं। औरंगाबाद से आपके नूह सिद्दीकी, सलमान पटेल साहब, ये सारे लोग फुलमरी के जो हैं ये इसे क्लियर कर चुके हैं। इसी तरीके से इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आता है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस आता है। एक साहब की मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे कि हिंदुस्तान का रेलवे इतना ज़्यादा बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे है। इस वक्त जिस वक्त आप और मैं बात कर रहे हैं तो पूरे यूरोप की जितनी पॉपुलेशन है उतनी हिंदुस्तान में सिर्फ रेलवे में होती है। तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज, कई सर्विसेज हैं, 24 सर्विसेज हैं टोटल अगर मैं कहूँ। इसके लिए इम्तिहान होता है सिविल सर्विस का इम्तिहान। इसकी सबसे छोटी पोस्ट भी हमारे एतबार से बहुत बड़ी पोस्ट है, और सबसे बड़ी पोस्ट आमतौर से आईएएस को माना जाता है। आईएफएस फॉरेन सर्विस होता है, आप एम्बेसडर बनते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर, जो दूत जिसे कहा जाता है, सफ़ीर उर्दू में जिसे कहा जाता है। और आईएएस जो होता है वो कुछ सालों बाद
मुख्तलिफ़ रियासतों में उसकी मुख्तलिफ़ पीरियड है, और कुछ सालों बाद आपके फाइनल पास होने के बाद 2 साल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 6-8 साल बाद, और जैसा गवर्नमेंट के भी कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, आप जाकर कलेक्टर बनते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के आईएएस बनने के बाद। वहाँ से आप धीरे 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 आपकी तरक्की होते होते जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिनिस्टर्स असल में क्या है, असल में आईएएस को और इसको ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है, इन्हें नौकरशाह कहा जाता है। यानी आप नौकर है, आप क्या है, नौकर है, लेकिन आप शाह हैं। शाह कहते हैं बादशाह को, तो आप बादशाह है लेकिन आप नौकर हैं। तो असल जो काम करना है, हिंदुस्तान को जो चलाना है, वो चलाएंगे कौन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये लोग। अलबत्ता क्योंकि हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकशाही जमहूरियत हम कह रहे हैं, तो लोगों ने चुन के दिया एमपीज को, एमएलएस को। ये एमपीज और एमएलएस मिलकर चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर होते हैं, ये वॉच करने के लिए, ये देखने के लिए हैं कि ये आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तब जाकर ये पूरा लोकशाही का जो सर्कल है वो पूरा होता है। और ये हर डिपार्टमेंट के जो सबसे बड़े ओहदे हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम देकर, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देकर आप उस ओहदे पर जाते हैं। फाइनल ओहदा आपका चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल का बंदा होता है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप कहते हैं कि जुडिशरी में सबसे हाईएस्ट, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं आप कि वन ऑफ द सबसे बड़ी पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव की। उसी तरह ये आपका एग्जीक्यूटिव के अंदर ही आपका चीफ सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठता है, उनको राय मशवरे और वो सारी चीज़ें देते। ये होता है आईएएस अफसर। आप बड़ी जल्दी अगर बन जाते हैं, 21 साल जो मिनिमम एज है, जैसे अंसार शेख जो बने हुए हैं, तो ये उस वक्त तक अगर ये कंटिन्यू करते हैं, अगले इनके रिटायरमेंट आने तक, तो उस वक्त तक हो सकता है कि ये उस लेवल तक पहुंच जाए। बस मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, जैसे सेंटर में था मैं, इसके लिए या फिर अपने ऊपर ही हुआ था। जी, तो वो उस वक्त वहाँ तक, जब तक प्रोवाइडेड कि वो कंटिन्यू करें सर्विस के अंदर। तो ये इस तरीके से एक पूरा जो ढांचा है ब्यूरोक्रेसी का, उसको रन करने वाले जो होते हैं वो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। आईपीएस आप जो बनते हैं तो उसमें शुरुआती लेवल पर आपको एसीपी वगैरह बन जाते हैं आप। अगर कमिश्नरेट सिस्टम की बात करें, रूरल में जो एसपी वगैरह का सिस्टम चलता है, तो वहाँ पहले एसपी बन जाते हैं, और फिर थोड़े 6-8 सालों में आमतौर से महाराष्ट्र में कमिश्नर बन जाते हैं। फाइनल इसकी आपकी फिर पोस्ट कौन सी होती है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पूरे महाराष्ट्र का हेड होता है। तो वो जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो आपके लीडर्स हैं, वो तो आते जाते रहेंगे। 5 साल में जनता चुनकर वापस ला रही है तो फिर आएंगे, लेकिन कंटिन्यू जो चलाता रहेगा सिस्टम को, वो कौन है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। जी सर, आप तो कोचिंग भी दे रहे हैं कई सालों से, और आप देख रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम जो है तो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, तो उनका आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप क्या देख रहे हैं उनमें? एक नई ऊर्जा, एक नई तड़प यूपीएससी के बारे में, कितना वो नॉलेजेबल हुए यूपीएससी से रिलेटेड, इस बारे में कुछ? देखिए, हमने जब इसे शुरू किया था यूपीएससी के बारे में, नया हमने 2007 में पहली बार हमने 2006-7 में सुना था, कुछ था, सच्चर कमेटी वगैरह की रिपोर्ट आई थी। उस वक्त भी हमारे अच्छे लोगों ने भी इसके बारे में नहीं सुना हुआ था, तो हम भी सुन रहे थे कि सच्चर कमेटी ये कहती है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ब्यूरोक्रेसी में कम है। उस वक्त कुछ लोग मोटिवेट करने लगे दूसरों को, हमको भी कुछ लोगों ने मोटिवेट किया कि भाई आप जाइए, ये एग्ज़ाम दीजिए, ये एग्ज़ाम आप पास हो गए तो बहुत बड़ी बात है, और खुदा न खास्ता पास नहीं भी होते हैं तो अपने आप में एक नॉलेज अच्छी खासी इससे आ जाती है। तो हम भी उस तरफ अट्रैक्ट हुए। तो उस वक्त हमने देखा कि हम काफ़ी दूर जाना पड़ता था हमको बेसिक मालूमात के लिए। फ़ारूक नाइकवाड़े सर हैं, पनवेल के हैं, मुंबई के, उनकी मराठी के अंदर किताबें भी लिखी हुई है, मराठी तुलबा के अंदर बड़ा उनका काम है। तो मुझे याद है, हम बम्बई में रहते थे, वहाँ से भांडुप से मैं पनवेल गया था, 1-2 घंटे का सफ़र करके उनके पास जाकर उन्होंने मुझे बुनियादी मालूमात दी थी। एनसीईआरटी पढ़ी है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ी, उससे पहले भी एनसीईआरटी पढ़ी है। बुनियादी एनसीईआरटीज़ मिलती नहीं थी, आपका इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह आ तो चुका था उस वक्त, लेकिन स्मार्टफोन वगैरह इतने आम नहीं हुए थे। 2006-7 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी किताब खरीदने बड़ा दूर जाना पड़ता था। तो ये उस मौके से लेकर अब तक के
काफ़ी तब्दीलियाँ आई। 2009-10 में हज कमेटी ऑफ इंडिया शुरू हुई। महाराष्ट्र के अंदर एक इम्पॉर्टेंट वो कदम था। मोहम्मद ओवैस साहब जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, IRTS ऑफिसर थे, CEO थे हज कमेटी ऑफ इंडिया के, उन्होंने इसे शुरू किया था। उससे लोगों में धीरे धीरे मालूमात आने लगी। फिर बहुत यानी कि एक लंबा पीरियड है जिसके अंदर 15 साल का मैं समझ रहा हूँ ये पीरियड है, जिसके अंदर अब तकरीबन बहुत सारों को UPSC के बारे में मालूम है। फिर भी कम है वो, लेकिन अब कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें UPSC करना है। आपका 8, 9, 10th के बच्चे या छोटे बच्चे भी हैं, वो कहते हैं हम क्या बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। हम छोटे थे तो हमारी नानी कहा करती थी कि उनके पोते थे, हमारे मामू के बच्चे, तो कहते थे कि मेरा पोता कलेक्टर बनेगा। क्या कहते थे, मेरा पोता कलेक्टर बनेगा। अब हम नवासे थे तो मुझे थोड़ा सा बुरा ये लगता था कि नानी पोतों को कलेक्टर बनाना चाहती है। अच्छा, ये नहीं मालूम था कलेक्टर होता क्या है, यानी शुरुआत वहाँ से कर रहे हैं कि ये मालूम ही नहीं था कि कलेक्टर होता क्या है। और उससे लेकर अब तक कि एक छोटा छोटा बच्चा भी अब जान रहा है कि यार ये कोई बड़ा ऑफिसर होता है। सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट का पूरा निज़ाम जो होता है उसके अंडर में, उसके ऊपर वो बॉस बैठा हुआ है। फाइनल बॉस आपका मिनिस्टर होगा, आप उसके ताबे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में वो जो बात कहेगा आपको वो कबूल करनी है, लेकिन फिर भी आप एक बड़ी वो पोजीशन है। तो अब काफ़ी मालूमात इसकी आ गई, काफ़ी लोग इसमें आ रहे हैं। अलबत्ता हो ये रहा है कि जल्दबाजी कर रहे हैं लोग। अंसार शेख साहब आधा पार्ट देख रहे हैं, एक आंख बंद है हमारी, हम देख रहे हैं अंसार शेख को, सब देख रहे हैं और सब चाह रहे हैं कि हम 21 साल में बन जाएं। हमें क्या बुरा लगेगा भाई, एज अ इंस्टीट्यूट, हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे पास 21 साल में बच्चा IAS बन जाए, हमारे बहुत खुशी होगी, वो कौम को खुशी होगी, मुल्क को खुशी होगी 21 साल का। लेकिन उसके पीछे अंसार शेख का स्ट्रगल आप नहीं देख रहे कि बचपन से वो किस तरीके से पढ़ता था, उसने उसका 11th 12th कैसा गुजरा, उसका ग्रेजुएशन कैसा गुजरा, कितनी ज़्यादा उसने मेहनत किया। वो सारा स्ट्रगल को बाईपास करके सिर्फ नज़र किस पर है, 21 साल में बन गया। 21 साल में बन गया। हमको भी 21 साल में बनना है भाई। मैं गाड़ी में निकला हूँ, अंसार शेख निकले थे 10 साल पहले, वो कसारा पहुँच चुके, वो मुंबई जाना है, वो कसारा पहुँच। अब मैं देख रहा हूँ कि अंसार शेख 21 साल में पहुँच रहा। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी पहुँच जाऊँ, हालांकि मैंने औरंगाबाद से शुरू ही नहीं किया। तो ये चीज़ जो है बड़ी मुझे लग रहा है कि हानिकारक है कि सब्र की इसमें कमी महसूस हो रही है। हर बच्चा, यानी आपके तामीर मीडिया के तवस्सुत से मैं हर बच्चे को ये कहना चाहूँगा, माँ बाप को ये कहना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट्स को ये कहना चाहूँगा कि हर बच्चा एक अलग स्टेज पर है। वो अपने एतबार से चले, अपनी रफ्तार से चले, रफ्तार वो बढ़ाए, लेकिन वो बुनियादी चीज़ों को मुकम्मल करता हुआ आगे बढ़े। वरना आपने उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कही, इंट्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ें कही, तो हमने इसमें 6 अटेम्प्ट डाले। 2009 से तकरीबन हमने UPSC के लिए शुरू किया था, पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन ये पूरे 6 अटेम्प्ट देने के बाद हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, वो एक लंबा पीरियड है, हम आगे उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने जो आगे देखी हुई हैं, तो एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारा जो फेलियर रहा उससे आप फ़ायदा उठा लीजिए। ये तकरीबन 9-10 सालों के अंदर हमारा एक 3 से 4 साल का अरसा गया, वो जो डेडिकेटेड आप बोलेंगे UPSC के अंदर, काफ़ी फिर घर के हालात आते हैं, आपके दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए प्रायोरिटी आप UPSC को सेट कीजिए कि नंबर 1 आपके लिए क्या है। नंबर 1 चीज़ आपके लिए जाहिर सी बात है माँ बाप हैं, उनकी आपको खिदमत करनी है, उनकी मर्ज़ी है कि आप करना है तो आप वो कीजिए और फिर ईमानदारी से कीजिए, लेकिन जल्दबाजी में मत कीजिए। पहले बुनियादी चीज़ों को बनाइए, और वरना क्या है कि वो हर बच्चा ऐसा है कि उसको यानी कि गाड़ी का दरवाज़ा खुल रहा है और मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, और फिर मैं जब इंटरव्यू लिया जाएगा, एक जहन में खाका आता है ना बच्चे की कि लड़का हो लड़की हो कि भाई इंटरव्यू लिया जा रहा है, फिर मैं वहाँ कहूँगा कि ये रमीश सर ने मेरी बहुत मदद की थी और फिर मैं इससे बदला लूँगा और उससे वो करूँगा। तो ये सारी चीज़ें बात की चीज़ें, पहले बुनियादी है कि आप पढ़िए। एक बड़ा बच्चा आता है हमारे पास, उसने बड़ा अच्छा कहा, वो खत्ताती सीखने जा रहा है, तो वो खत्ताती वाले मैडम ने उससे कहा कि तुम बस पेज काले करो, अभी कैसा लिख रहे हो, अच्छा है बुरा है, ये हो, बस क्या करो, पेज काले करो। तो वही है, वही सही मेहनत हमारी सामने आती है कि क्या हम वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना परफेक्ट हो रहा नहीं हो रहा। तो ये मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि मालूमात आधी अधूरी है, फिर उसमें प्रायोरिटीज़ सही नहीं है, तरजीहात जिसे हम कहते हैं। अभी जो चीज़ करना है वो नहीं करते हुए दूसरी चीज़ें की जा रही हैं,
और जल्दबाजी की जा रही है, उससे खातिर ख्वाह नतीजे नहीं आ रहे। फिर हमने देखा कि हम जो साइकिल में थे, हम जिस साइकिल में थे, हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे अभी उस साइकिल के अंदर हैं। यानी कि जो हमारा गलत साइकिल आप उसको बोल सकते हैं कि हम उसमें जो बुनियादी चीज़ें हमने नहीं की, हमने काफ़ी चीज़ें जो वो बाद में करने की थी वो पहले कर दी। तो मैं इससे बच्चों को ये करना चाहूँगा, जी, रोकना चाहूँगा। जी सर, ये तो मैं जो क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ सवाल, ये तो बहुत बेसिक है, बहुत से लोग जानते हैं, फिर भी मैं कहना चाहूँगा सर, इसमें एज लिमिट वगैरह क्या रहती है और क्वालिफिकेशन कितनी लगती है? जी, मैं बुनियादी चीज़ें बता देता हूँ। 21 साल कम से कम इसकी एज लिमिट है। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं वो 32 साल की उम्र तक दे सकते हैं। उसका यूपीएससी के नोटिफिकेशन में एक डेट दी हुई है, 1 अगस्त की होती है वो एग्जैक्ट आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। उस डेट के हिसाब से आप अपनी एज कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास भी हम कभी उसको वो करके देते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स है। ओबीसी से अगर आपका ताल्लुक है, अदर बैकवर्ड क्लास से, और सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो 35 ईयर्स तक की आपकी एज है। एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए ये 38 ईयर्स तक दिया जाता है। इसमें अटेम्प्ट की लिमिट्स हैं। जनरल कैटेगरी 6 अटेम्प्ट दे सकती है, ओबीसी 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और इनके लिए अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है आपके एससी और एसटी जो तलबा हैं उनके लिए। जी, इस तरीके से इसका है। सर क्वालिफिकेशन बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप यहाँ आपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया, यहाँ आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। मान लीजिए आप यूपीएससी पास हो गए लेकिन आप ग्रेजुएशन पास नहीं होते हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ग्रेजुएशन कैंसिल होना 3rd ईयर में एग्ज़ाम दिया जा सकता है, लेकिन आप शर्त यह है कि आप उसके साथ आप ग्रेजुएशन पास कर लीजिए। ये है बेसिक। एग्ज़ाम कैसा होता है, इसका प्रोसेसिंग कैसे होती है एग्ज़ाम की? यहाँ देना पड़ता है हमारे रियासत महाराष्ट्र में, या जहाँ से भी जो स्टूडेंट आते हैं, या फिर दिल्ली में जाके देना पड़ता है, और कैसा होता है प्रोसेस पूरा? मैं बेसिक स्कीम आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम की। ये 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, जिसे प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम कहते हैं। आमतौर से फेमस ये है कि 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के असल 2 स्टेज हैं, एक प्रिलिमिनरी स्टेज और दूसरा मेंस स्टेज। मेंस के 2 पार्ट हैं। मेन जो है उसका एक है रिटन टेस्ट और एक है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। तो इस तरीके से लोगों में एक वो है कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं। असल ऑफिशियल स्टेज 2 है, दूसरे स्टेज के पार्ट में और 2 है, एक रिटन टेस्ट है और एक आपका इंटरव्यू जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट यूपीएससी उसे कहता है। 200 मार्क्स के 2 पेपर पहले आपके प्रीलिम एग्जाम में होते हैं। 2 घंटे के 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2 इसे कहा जाता है। पॉपुलरली उसे सीसैट कहने लगे हैं पेपर 2 को। जनरल स्टडीज़ 1 जो होता है वो 200 मार्क का होता है, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। 200 मार्क्स का है, उसमें 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। इसी तरह पेपर 2 जो होता है वो 80 क्वेश्चंस होते हैं और वो 200 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आप 200 में से 1/3 मार्क्स ला लिए, 200 में से 1/3 मार्क्स ला लिए, 66.66 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं। इसमें आप क्वालिफाई होने के बाद आपका पेपर 1 चेक किया जाता है और उस पर मेरिट लगती है। तो 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, उसमें जो टॉप 15,000 लोग होते हैं, 12,000 लोग होते हैं। असल में जितनी पोस्ट होती है, एक बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है, इसे ख़ास करके आप हाईलाइट कीजिएगा, ये कोई डिग्री का इम्तिहान नहीं है। गवर्नमेंट को नौकरी निकली हुई है, 1000 पोस्ट है, उसके लिए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो इसमें 1 करोड़ लोग एग्ज़ाम दे दें, लेकिन पास कितने होंगे? सिर्फ जितनी नौकरियां हैं उतने होंगे। तो जितनी नौकरियां होती है उस एतबार से फॉर्मूला बनता है उसका 2.5 पट, यानी अगर 1000 नौकरियां अवेलेबल हैं तो 2500 लोग इंटरव्यू में जाएंगे। जितने लोग इंटरव्यू में जाएंगे यानी मेंस से जाएंगे, उससे एक 15 × 15 करते हैं तो वो लोग जाते हैं आपके मेन एग्ज़ाम लिखते हैं। यानी उतने 15, मान लीजिए 2500 लोग हैं आपके, एक 15-20 हज़ार लोगों की लिस्ट आती है जो लोग क्या करेंगे, मेन एग्ज़ाम लिखेंगे। प्रीलिम से कितने लोगों को लेंगे? टॉप 15,000। वो लेकिन फार्मूला है, वो 15,000 नहीं है, वो जितनी सीट्स होती है उसके एतबार से वो फार्मूला है। तो इंटरव्यू तक जाते हैं। फिर ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट, आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आप मेन एग्ज़ाम लिखते हैं। मेन एग्ज़ाम में 9 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, जिसे GS 1, 2, 3, 4 कहते हैं। जनरल स्टडीज़ में क्या होता है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है,
और इसमें फिर एक पेपर 4 एथिक्स का होता है। ये सारे पेपर्स होते हैं 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। 1000 मार्क्स का ये हो गया। 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कोई भी आप ये ऑप्शनल लिस्ट ऑफ दी हुई होती है नोटिफिकेशन में, उसमें से कोई एक ऑप्शनल ले लीजिए। उसके 2 पेपर हो गए, वो भी 250 मार्क्स के होंगे। ऐसे आपके हो गए 6 पेपर। एक पेपर होता है आपका एस्से का। एस्से का 250 मार्क्स का पेपर होता है। 2 एस्सेज आते हैं 100 मार्क्स के। वो इसके ऐसे 7 पेपर हो गए। ये इसके मार्क्स काउंट होते हैं, 1750 मार्क्स हो गए। बाकी जो बचा हुआ है आपका 2 पेपर और होते हैं, वो क्वालिफाइंग होते हैं, लैंग्वेज के पेपर होते हैं क्वालिफाइंग। एक इंग्लिश, दूसरा इंडियन लैंग्वेज। उसमें भी किसी किसी के लिए एक्सेप्शंस है। इंडियन लैंग्वेज में जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह वाले होते हैं, तो हमारे पास तो आमतौर से लेकिन एक इंग्लिश तो कंपलसरी ले लेते हैं लोग, दूसरा उर्दू, हिंदी या मराठी इस तरीके से लेते हैं। ये क्वालिफाइंग है। 300 मार्क्स के पेपर हैं। इसका 25% क्वालिफाइंग होता है। कितना? 25%, यानी 300 में से 75 मार्क्स ले लीजिए। 10th स्टैंडर्ड के लेवल के होते हैं। 10th स्टैंडर्ड के लेवल के होते हैं। आसान होते हैं 10th के लेवल के, तो आसान ही है उस कंपैरिजन में। अलबत्ता बड़े अहम होते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि लोग क्वालिफाई कर चुके ऑफिसर हैं, वो वापस से एग्ज़ाम दे रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने उर्दू के अंदर वो फेल हो गए, तो उनका पूरा पेपर चेक नहीं किया जाएगा। सबसे पहले ये क्वालिफाइंग पेपर चेक किए जाते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का और एक आपका उर्दू या हिंदी जो भी आपने क्वालिफाइंग लिया है। ये 2 पेपर में आप क्वालिफाई जब होते हैं, उसके बाद ये 7 पेपर चेक किए जाते हैं। तो ये बहुत अहम बात है कि वो इजी है, लेकिन उसको पूरा इग्नोर भी नहीं किया जाता। इस तरीके से 9 पेपर्स होते हैं। तो मेन एग्ज़ाम का जो रिटन टेस्ट है, उसमें आपकी फिर मेरिट लिस्ट लगा दी जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हुए हैं। और उसके बाद फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ये होता है 275 मार्क्स का। तो ये 1750 मार्क्स के आपके 7 पेपर्स थे और 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। तो 2025 मार्क्स टोटल होते हैं। तो इंटरव्यू में आपको जो मार्क्स मिलते हैं और जो रिटन टेस्ट में मिलते हैं, इनको क्लब कर दिया जाता और एक फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है। उसमें जितनी पोस्ट है उतने लोगों को फिर सिलेक्ट कर लिया जाता है। वो पोस्ट से सिलेक्ट होने के बाद 2-3 महीना आपकी छुट्टी होती है और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अलग अलग लोगों की IAS की ट्रेनिंग मसूरी में होती है, IPS की सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी हैदराबाद में है, IRS की नागपुर में है। ऐसे कुछ ट्रेनिंग साथ में होती है, कंबाइंड ट्रेनिंग मसूरी वगैरह के अंदर। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग हिंदुस्तान में अलग अलग इलाकों में होती है। फॉरेन टूर्स वगैरह भी कराए जाते हैं। पूरी ट्रेनिंग लेके जो डिपार्टमेंट में आप जाने वाले हैं उसका A to Z पूरा इहाता आपको कराया जाता है। और फिर आपको आप IAS हैं तो आपको डेप्यूटी कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। थोड़े दिन आप वैसा काम करते हैं और उसके बाद फिर आपको पोस्ट मिल जाती है। या तो आप शहर के हमारे जो कमिश्नर होते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर, वो IAS होता है। जिला परिषद का जो CEO होता है, अभी एक कोई मीना साहब है, मैं देखा, तो वो होते हैं। आपके जो कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है, तो वो भी IAS ऑफिसर होता है। तो वो कोई भी पोस्ट आपको वो मिल जाती है। और फिर गवर्नमेंट के दूसरे भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी अहम पोस्ट IAS को मिलती है। तो इस तरीके से फिर आप एग्ज़ाम से सर्विस में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सर एक सवाल ये भी था कि कुछ स्टूडेंट जो नए UPSC में आना चाहते हैं, तो कुछ वीडियोस वगैरह यूट्यूब पर कुछ इंटरव्यू देख लेते हैं कि किसी में कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं 16 घंटे पढ़ाई किया, कोई कह रहा है 18 घंटे पढ़ाई किया, फिर भी उसका अटेंड नहीं निकला। लेकिन कोई कह रहा है कि मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई किया, उसमें फिर वो पास हो गया। तो इस बारे इस सिलसिले में जो स्टूडेंट के अंदर कन्फ्यूजन है, सर आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, आपने किए हैं, आप भी थी यहाँ पर, तो आप उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? टाइमिंग का क्या मसला? बताएंगे हम। हो क्या रहा है कि हम YouTube वगैरह आ गया, काफ़ी लोगों को सुन रहे हैं, कई टॉपर्स को हम सुन रहे हैं, हमको अच्छी लगती है उनकी सक्सेस स्टोरी देखना, अच्छी लगती है। वो बेचारे भी उनकी सिर्फ स्टोरी बता देते हैं। एक शख्स कहता है कि जनरल स्टडीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक शख्स कहता है। अब वो इसलिए कहता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त था। उसके माँ बाप हो सकता है IAS थे या इंजीनियर थे, या मान लीजिए वो रूरल इलाके से भी ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ से तालीम हासिल किया। उसके वो ख़ुद ज़हीन था, टीचर्स पढ़े, उसको ग्रूम किया उसको, तो उसका 10th तक का बड़ा ज़बरदस्त मामला चला। उसने न्यूज़पेपर वगैरह, शाह फैसल साहब की मिसाल ले लीजिए, जो शाह फैसल IAS टॉपर थे, वो बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इंग्लिश उनकी बचपन से अच्छी थी, तो इसके लिए उनका GS बाद में वो पेपर में लिखने लगे। वहाँ के कश्मीर का कोई एक पेपर था, तो वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह लिखने लगे। उर्दू से उन्हें बचपन से मोहब्बत थी,
तो उन्होंने गालिब, इकबाल, मीर, फैज़, इनको बचपन से ही वो पढ़ते रहे थे। अब उन्होंने आकर अगर ये कह दिया कि साहब आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनके बैकग्राउंड के हिसाब से 100% सही कहा, लेकिन हमको देखना चाहिए क्या ये मेरे हिसाब से है क्या। आप भाई कपड़े लेने जाते हैं तो आप अपने हिसाब से देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो हीरो कौन से कपड़े पहन रहा है। कोशिश करते हैं आप कॉपी करने की, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि वो कॉपी करने में कई बार वो उसको अच्छे लगते हैं, हमको नहीं अच्छे लगते। तो ये चीज़ है कि आप अपने हिसाब से देखिए कि आप कहाँ पर हैं। यूपीएससी ने सिलेबस दे दिया, यूपीएससी ने सारी चीज़ें दे दी, मेरा जनरल स्टडीज़ कैसा है, मेरा उर्दू ऑप्शनल है तो वो कैसा है, मुझे कितनी उसमें मेहनत करनी है, मुझे लिखना आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको चेक कराना पड़ेगा। आप उर्दू लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे, इंग्लिश लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। हमारे पास स्टूडेंट ऐसे भी मैंने देखा है कि वो पढ़ने में जो समझना चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन जिसे बोलते हैं, तो वो गलत समझते हैं। जब तक आप ये किसी को बताएंगे नहीं, आपको ये समझ में आएगा नहीं। आप अपने आप में समझते रहेंगे मैं सही कर रहा हूँ, आपको उसको टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये मैं बड़ा वो कहूँगा कि थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो इंटरव्यूअर्स का या यूपीएससी टॉपर्स वगैरह का सुनने के बाद जो है वो गलत चीज़ ले ले रहे हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं है। उसने कहा मैंने 6 घंटा पढ़ा, क्या कहा टॉपर ने, तो इस बैकग्राउंड की वजह से 6 घंटा पढ़ा। हम सोते रहे, 12th तक सोते रहे, ग्रेजुएशन तक सोते रहे, अचानक एक वीडियो देखा अब मैं आईएएस बनूंगा। भाई अब तो आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारी सिटी से कोई पास हो गया तो फिर हम उतने टाइम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, उतने टाइम के लिए मोटिवेट हो गए। नूह साहब पास हो गए तो अब हम भी बनेंगे, लेकिन नूह साहब का स्ट्रगल देखिए आप। नूह साहब ने बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक क्या किया, ग्रेजुएशन के बाद उनका दिल्ली में क्या स्ट्रगल रहा, सारा चीज़ रहा। तो वो स्ट्रगल, मैं ये क्या कह रहा हूँ, एक बार आंख बंद है हमारी, हम पिछला स्ट्रगल ना देखते हुए सिर्फ सक्सेस देख रहे हैं, और वो जो बोल रहे हैं तो ये नहीं देख रहे क्या हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। डॉक्टर दवा देता है अलग अलग, डॉक्टर अलग अलग लोगों को अलग अलग दवा देता है, तो क्या हमें ज़रूरत है क्या, वो चीज़ हमने लेना चाहिए और उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। अक्सर क्या होता है, लेकिन क्योंकि इनिशियल लेवल पे ये एक्सपीरियंस नहीं होता, बच्चों को नहीं होता, माँ बाप को नहीं होता, वो बोलते हैं कि बस मेहनत करो हो जाएगा ये सब। तो मेहनत तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको किस स्पीड से चलना है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ, मोबाइल क्योंकि आजकल हर हाथ में है, तो भाई एक iPhone 14 है, वो कहता है कि नहीं नहीं कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरी चीज़ वो बड़ा फास्ट है, खुद बड़ा प्रोसेसर ज़बरदस्त है उसका। दूसरा एक पुराना मोबाइल N70 है या S2 बोलिए, बहुत पुराने मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2012-13 में ये हुआ करते थे, 10 साल हो रहे हैं अब, वो तो बड़ा स्लो चलेगा ना, तो उसको या तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और इससे कंपेयर फिर नहीं कर सकते हैं आप। वो iPhone 14 को देख कर क्या कर रहे हैं अपने आप को, हाँ वो पुराना मोबाइल है, तो आप या तो अपडेट हो जाइए या फिर ये कबूल कीजिए कि थोड़ा स्लो चलेंगे। और ये 6, 8, 10 घंटे जो पढ़ने वाली बात है, तो देखिए इंसान की कैपेसिटी होती है, अलग अलग इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है, और बहुत ज़्यादा मैराथन है ये, क्या है, तो मैराथन में जो पुराने लोग, मंझे हुए लोग होते हैं, वो धीरे 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 भागते रहते हैं, फाइनल जब होता है उस वक्त वो दौड़ लगाते हैं। तो यूपीएससी में भी जो मंझे हुए लोग हैं वो धीरे 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 भागते रहते हैं। 6 से 8 घंटा एक वर्किंग लिमिट जो है लोगों की आमतौर से है, यानी दिन का 1/3 हिस्सा, और उसमें वो आखिर में दौड़ लगाते हैं। नए नए जो लोग होते हैं वो शुरुआत में मैराथन को क्या समझते हैं, 100 मीटर की रेस है, और खूब दौड़ने लगते हैं और थक जाते हैं और फिर वो वैसा भागा नहीं जाता। तो आपको उसको धीरे 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 अपनी कैपेसिटी को 6-8 घंटे एक नॉर्मल है वहाँ तक आप लेके जाइए। लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम वाली बातें हैं, देखिए 16 घंटे भी पढ़ा जाता है इसमें नो डाउट, लेकिन वो एग्ज़ाम से 1 महीना पहले 10 दिन पहले करने की कोशिश कीजिए। 12-14 घंटे आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले करने की, उस वक्त के लिए आप एनर्जी नहीं बचाएंगे तो वो एनर्जी अभी आप खर्च कर देंगे और उस वक्त में आपको फिर दिक्कत होगी। तो कौन सी चीज़ कब करनी है क्या करनी है, एक सेंस धीरे धीरे डेवलप होता है। जी जी। तो ये थे हमारे सैयद रमीज़ अली सर, माशाल्लाह इन्होंने आपको 10 से 15 मिनट के जो वीडियो में A to Z यूपीएससी के बारे में जो कहेंगे, हम यूपीएससी क्या है, इससे कहा क्या चीज़ है, यहाँ से लेकर के IAS IPS तक बनने तक उनकी ट्रेनिंग का होती है, सब बताए हैं। तो हम भी ये कहेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये न्यूज़ देख रहे हैं, हमारी जो पेरेंट्स औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या बाहर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर वो जानना चाहते हैं और यूपीएससी के बारे में क्या है क्या नहीं, तो सर से आप जुड़िए, सर आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे, सर की कोचिंग भी है। जी सर, मैं थोड़ा सा एक लास्ट उसके अंदर ऐड करना चाहूँगा कुछ चीज़ें, हॉबी के ताल्लुक से मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि इंटरव्यू में अक्सर सवाल होता है भाई आपकी हॉबी क्या है। कुछ लोग कहते हैं हॉबी असल में हमको ही नहीं मालूम क्यों होती है, कई है बच्चे हैं बड़े हैं उनको ही नहीं मालूम कि भाई हॉबी क्या चीज़ और क्यों होती है।
रीडिंग किसी की हॉबी होती है, किसी का ट्री प्लांटेशन हॉबी होता है, किसी की राइटिंग हॉबी होती है। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह लिखा करते थे, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह लिखा करते थे, टोपियाँ सिला करते थे। तो मेरा ये कहना है कि ये दो हॉबीज़ आप क्या कीजिए, अपने पास रखिए और समझिए कि ये जो लिखना है मेरा, ये मेरा यूपीएससी है। पहले तो यूपीएससी क्यों कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में आ रही है बात, लेकिन सबसे क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, और वो क्लियर होने के बाद आप हॉबी को रिलेट कीजिए किससे, आप या तो कुछ सिलने से रिलेट कीजिए या लिखने से रिलेट कीजिए। और जब आप अपने बेसिक काम करते रहें तो फिर यहाँ कर आप क्या किया कीजिए, लिखा कीजिए। आप उसको रिलेट करेंगे कि जैसे आप लिख रहे हैं तो आपको एहसास होगा कि धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखा ही नहीं जा सकता। जब आप सिलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा काम कैसे होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। कछुए की कहानी जो है उसको हम बड़ा यानी कि ये समझते रहे हमेशा से कि ये पुराने दौर की बात थी, लेकिन वो कुदरत का कानून है। कछुए की कहानी कुदरत का, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। गुटली डालने के फ़ौरन बाद पेड़ नहीं आने वाला। आप, मैं कहूँगा सबसे बच्चों से कहूँगा, पेरेंट्स से कहूँगा कि बच्चे को कहिए कि यूपीएससी का पौधा लगाइए। क्या लगाइए? और जिस दिन आपने पढ़ाई कर ली, जिस दिन आपने रिवीजन कर लिया, जिस दिन आपने कुछ पेजेस लिख लिया, उसी के बाद उसमें पानी डाली तो वो पौधा आपका यूपीएससी के आपको रोज़ क्या करेगा, गवाही देगा। अगर वो सूखने लगा यानी कि काफ़ी दिन से आपने पढ़ाई नहीं की है। तो इस तरीके से ये कुछ कर सकते हैं आप जी। तो जैसे कि सर ने हमें बोले, तो मैं यही कहूँगा कि सर से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। सर से तो हम काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, यानी मैं और कुछ स्टूडेंट, मैं भी सर के स्टूडेंट में से ही हूँ, सर के पास ही पढ़ा हूँ। पर सर के जिस तरह हम शख्सियत के सर के दीवाने उनको फॉलो करते हैं, साथ ही उनकी शायरी के भी है। तो आप इंटरव्यू के लास्ट में मैं सर को कहूँगा कुछ एक शायरी आपकी तरफ से हो जाए। अभी एक शेर हम पढ़ रहे थे गालिब का जी सर, तो मैं वही आपको कह देता हूँ कि गालिब वजीफ़ा ख़ार हो दो शाह को दुआ। गालिब असल में ये हुआ कि गालिब की पेंशन एक आती थी ब्रिटिश से। मुग़ल हुकूमत जब ख़त्म हुई, ब्रिटिश जब काबिज़ हुए, तो उस वक्त में, उससे पहले जो थी वो पेंशन आया करती थी गालिब की, वो बंद हो गई थी। तो ये गालिब बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे। तो वहाँ से काफ़ी कोशिश के बाद फिर उनके पास एज अ उस्ताद वो लग गए। तो 50 रुपये महाना उनकी पेमेंट हो गई। तो उसके बाद उन्होंने ये शेर कहा था कि गालिब वजीफ़ा ख़ार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। कि हम कहते, एक फ़ख्र हम महसूस करते हैं कि भाई हम नौकरी नहीं करते हैं किसी के पास, तो उन लोगों के लिए शेर हैं कि वो दिन गए जो कहते थे कि नौकर नहीं हूँ मैं। तो ये शेर आप आज का हमारा पढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सैयद रमीज़ अली सर। कैमरामैन मोहम्मद तालिब के साथ मैं सुफियान खान, तामीर मीडिया, औरंगाबाद।